पोल साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं मैं आज क्लास 12 के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है क्लास 12 के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। हर एक दूसरे साल में इस क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप इस साल भी जरूर आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि क्षमता व शक्ति काके बोले, क्वेश्चन मार्क होगा। इसके बाद में एर उपादानगुली आलोचना करो, 2+6 करके आता है, मतलब टोटल आएगा ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, तो 8 मार्क्स क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ना। तो क्षमता व शक्ति काके बोले और इसका उपादान। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे क्षमता व शक्ति। याद रखना है हम लोग को पैटर्न वाइज चलना है, मार्क्स का पैटर्न वाइज चलना है। तो 2 मार्क्स प्लस 6 मार्क्स, टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, हम लोग को इसी के हिसाब से चलना। तो 2 मार्क्स के लिए हम लोग आंसर लिखेंगे। पहले आंसर है आंतर्जातिक क्षेत्रे क्षमता व शक्ति একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। সাধারণভাবে বলতে গেলে অন্যকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতাকে শক্তি বা পাওয়ার বলা হয়। যখন একটি দেশ অন্য দেশগুলিকে নিয়ন্ত্রণ বা প্রভাवित করতে পারে এই ক্ষমতাকে শক্তি বলে। तो इसका मतलब क्या हुआ, बांग्ला में पढ़ लिया हम लोग, अभी हिंदी में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं ये है क्या चीज। तो बोला गया है कि आंतर्जातिक क्षेत्र मतलब होता है ना, इसका मतलब क्या है कि देश में ही नहीं, देश के बाहर भी है ना, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसमें क्या है, शक्ति जो है, पावर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है ये, और हम लोग बताते हैं। जैसे देखो हम लोग के यहाँ पे आए थे अंग्रेज लोग, है ना, अंग्रेज लोग आए बिजनेस करेंगे बोल के, लेकिन यहाँ पे आके वो लोग क्या के धीरे धीरे अपना दबदबा कायम कर लिए, सब जगह को हड़पना शुरू कर दिए थे। उसी तरह से यहाँ पे बोला गया है कि दूसरे के ऊपर अपना प्रभाव विस्तार करने को ही शक्ति बोलते हैं। ठीक है, वो नॉर्मल नियम से भी हो सकता है और किसी अलग तरह से भी हो सकता है। सोचिए आपको किसी ने पैसा दे दिया 2 लाख रुपए, ठीक है, आप कभी भी चाह के, है ना, उसके खिलाफ बोलने के बारे में सोचेंगे, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा उस समय, है ना। तो ये है प्रभाव विस्तार करना, वो सीधा अंगुली बोला जाए इसको या फिर टेढ़ा अंगुली बोला जाए इसको, है ना। तो दूसरे के ऊपर प्रभाव विस्तार करने को ही क्या कहेंगे, शक्ति या फिर पावर कहेंगे। हो गया, 2 मार्क्स कंप्लीट, इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे इसका उपादान, 6 मार्क्स के लिए आएगा ये, है ना। तो देखो अगर अच्छा मार्क्स चाहिए तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट लिखना है ना, क्योंकि याद रखना कम पॉइंट लिखोगे कम मार्क्स मिलेगा। तुम लोग जो क्वेश्चन को पढ़ रहे हो वही क्वेश्चन का आंसर तो दूसरा लोग भी लिखेंगे। सबसे अच्छा कैसे करे, पॉइंट्स बढ़ाओ, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट दो, अच्छा से लिखो, है ना, एकदम साफ सुथरा लिखो, हैंडराइटिंग सुंदर करने की कोशिश करो। अभी एग्जाम के लिए बहुत टाइम है, अगर सही से तुम लोग करोगे बहुत आगे जाओगे। तो हम लोग शुरू करते हैं, इसका उपादान क्या है। ठीक है, हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट नंबर करके जानेंगे इसको। नंबर 1 पॉइंट है भौगोलिक आयतन। इसका मतलब होता है भूगोल के आकार से जो आयतन है वो। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। बोला है कि कोनो देशेर भौगोलिक आयतन से देशेर जातीय शक्तिर गुरुत्वपूर्ण दिक। से जे देशेर क्षेत्रफल बा आयतन बड़ হয় সে দেশে বিশাল জনসংখ্যা থাকে, সে দেশের পাহাড় পর্বত বন জঙ্গল নদী নালা সমুদ্র থাকে, এছাড়াও সে দেশে কৃষিকাজ ও শিল্প গড়ে ওঠে, এভাবে একটি देश शक्तिशाली হয়ে ওঠে। तो कहा गया है कि अगर एक देश का आयतन मतलब भूगोल के आकार से, मतलब लंबाई में चौड़ाई में बहुत बड़ा है एक ठो देश, है ना, तो वो देश शक्तिशाली कहलाएगा। कैसे, सोचो कि एक छोटा सा देश का हम लोग उदाहरण ले लेते हैं, है ना, और एक बड़ा देश का उदाहरण लेते हैं। जैसे इंडिया हम लोग का देश जो है वो बहुत ही बड़ा देश है ना। इसका भूगोल के आकार से बोला जाए तो लंबाई चौड़ाई बहुत ज्यादा है। रशिया जैसे बहुत बड़ा है ना, लेकिन उसी जगह में हम लोग एक छोटा छोटा देश का आयतन सोच लेते हैं। भूटान, नेपाल, ये सब छोटा देश है ना। अगर देश का आयतन बड़ा हुआ, समझने की बात है, अच्छा से समझो, समझ पाओगे तो लिख पाओगे, और लिखना मैटर करता है। एग्जाम में जाके अगर बढ़िया से लिख के आप आए तो मार्क्स मिलेगा, साल भर पढ़ के भी कुछ नहीं होगा, नहीं तो लिखना मैटर करता है। क्या है, अगर एक देश का आयतन बड़ा है, अच्छा सोचो कि मेरे पास अगर बहुत बड़ा जगह है यार, सोचो, और उसी जगह में पहाड़ है, पर्वत है, नदी नाला है ना,
और जमीन इतना बड़ा है, तो जमीन में क्या मिलता है? अरे जमीन में ही तो सब कुछ मिलता है भाई। अमीर करने के लिए देश को ये जमीन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पहाड़ सब में, जमीन सब में क्या मिलता है? पहाड़ में, जमीन में मिलता है पेट्रोलियम, गैस वगैरह, है ना, मूल्यवान गैस, पत्थर इंपॉर्टेंट है ना, जैसे हीरे, सोना, चांदी, ये सब कहाँ मिलता है? ये सब जमीन में ही तो मिलता है, नदी सब में मिलता है, पहाड़ में मिलता है ना। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये सब होगा तो देश उन्नति करेगा, है कि नहीं। जैसे हम लोग सोच लेते हैं मिडिल ईस्ट के कंट्री, अरब, इराक, ईरान, ये सब रेगिस्तान वाला इलाका है, लेकिन अभी इतना ज्यादा ये लोग अमीर हो गया है। कारण क्या है? दुबई, सुना होगा नाम, दुबई अमीर कैसे हो गया? रेगिस्तानी इलाका था, अमीर कैसे हो गया? तेल बेच बेच के, है ना। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। तो भौगोलिक आयतन समझ में आ गया होगा। जिस देश का आयतन बड़ा होता है, क्षेत्रफल बड़ा होता है, जनसंख्या बड़ा होगा, वहां पे सेना ज्यादा रखा जा सकता है ना। आराम से समझ पा रहे हो, ठीक है। और पहाड़ पर्वत तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मूल्यवान काठ, है ना, आप पता है कि बहुत ज्यादा दाम होता है ये सब का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट कंप्लीट हो गया। अच्छा, तो उदाहरण के रूप में हम लोग क्या बोल सकते हैं? कौन कौन सा देश का नाम ले सकते हैं जो लोग का आयतन बहुत बड़ा है? अमेरिका, रशिया, चीन, भारत, है ना। ये सब जो देश है, ये सब अपना बड़ा आयतन के लिए जाना जाता है ऑब्वियसली, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट का नाम है जनसंख्या, ठीक है। बांग्ला बोलेंगे जनसंख्या। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। तो जनसंख्या क्या होता है? अब জাতীয় ক্ষমতার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো জনসংখ্যা। যে দেশের মধ্যে বিশাল জনসংখ্যা থাকে সে দেশের সেনাবাহিনীও বিশাল হয়, ফলে কোনো শত্রু দেশ তার দিকে কুনজর দিতে পারে না। কিন্তু বিশাল জনসংখ্যা হলেই হবে না, জনসংখ্যাকে শিক্ষিত, পরিশ্রমী ও সুস্থ হতে লাগবে, কারণ অশিক্ষিত ও দুর্বল জনসংখ্যা দেশের জন্য ক্ষতিকারক হয়। कहा क्या गया है बताता हूँ, हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं। तो बोला है जनसंख्या बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नंबर 2 पॉइंट क्या है? जनसंख्या। तो जनसंख्या इंपॉर्टेंट कैसे होती है? नॉर्मल सी बात है, अगर मेरे देश में, इंडिया में जनसंख्या ज्यादा है, सेना ज्यादा होगा। अगर बड़ी सेना हुई तो कोई भी देश, है ना, पंगा लेने से 10 बार सोचेगा मुझसे। देश के ऊपर नहीं जाते हैं, छोटा सा चीज के बारे में सोचो। तुम्हारे इलाके में किसी का फैमिली, घर में किसी के घर में 50 जन रहते हैं, है ना, नॉर्मल सी बात है। आसपास के कोई भी उनसे पंगा लेंगे? उस घर के लड़की को कोई छेड़ेगा? नहीं। लेकिन अगर सोचो कि घर में 2-3 जन मेंबर हैं, पापा मम्मी हैं और लड़की है ना, उस घर का लड़की ने कुछ थोड़ा सा गड़बड़ी कर दिया, आसपास के लोग तो जाके एकदम झगड़ा कर लेंगे ना। लेकिन जनसंख्या ज्यादा है तो कोई लड़ाई करेगा? बिल्कुल नहीं। वैसे ही जनसंख्या इंपॉर्टेंट है देश के लिए भी। कहा जाता है कि अगर ज्यादा जनसंख्या हुआ तो सेना बाहिनी ज्यादा होगा। सेना मतलब आर्मी, है ना, एयरफोर्स, आर्मी, ये सब जो होता है, नेवी, ये सब बहुत ज्यादा होगा, है ना। तो अगर आर्मी ज्यादा है तो हम लोग का देश क्या होगा? पावरफुल है, ऑब्वियसली होगा। लेकिन इसमें एक छोटा सा चीज भी और ऐड किया गया है, जनसंख्या सिर्फ होने से नहीं होगा, जनसंख्या का क्वालिटी भी बता दिया गया कि जनसंख्या को होना होगा, कैसा होना होगा? उनको शिक्षित होना पड़ेगा, है ना। अगर शिक्षित नहीं हुआ तो ऑब्वियसली ये बहुत ही गलत होगा, है ना, और असुविधाजनक होगा। हम लोग का देश जल्दी जल्दी तरक्की नहीं कर पाएगा। शिक्षा ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो शिक्षा के साथ साथ परिश्रमी होना पड़ेगा। अब बहुत ज्यादा जनसंख्या है, सोच लो, लेकिन अब वो लोग अगर परिश्रमी नहीं है हुए, मतलब आलसी टाइप के हुए, तो ऑब्वियसली देश को उन्नति करने में बहुत समय लग जाएगा और दूसरा देश सब आगे निकल जाएगा। और साथ साथ में उन लोगों को बहुत ही ज्यादा क्या ताकतवर होना पड़ेगा या फिर एनर्जेटिक होना पड़ेगा, है ना, ये बोला गया है। मतलब अगर वो लोग सब लोग बीमार ही होते रहेंगे, अब सोचो हम लोग का देश में बहुत जनसंख्या है लेकिन सारे के सारे बीमार रहते हैं ज्यादातर, तो देश उन्नति कैसे करेगा? ये सेकंड पॉइंट है। तो समझ में आ गया जनसंख्या। फर्स्ट पॉइंट हम लोग क्या पढ़े? हम लोग पढ़े भौगोलिक आयतन, है ना, आयतन बड़ा होगा सब कुछ होगा। नंबर 2 पढ़े जनसंख्या, जनसंख्या बड़ा हो गया, क्या होगा? जनसंख्या बड़ा होने से हम लोग का देश में क्या होगा? आर्मी वगैरह ज्यादा होगा, अशिक्षित जनसंख्या होना चाहिए, है ना, और परिश्रमी भी होना चाहिए। हो गया। नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्राकृतिक संपत्ति।
पॉइंट का नाम है प्राकृतिक संपद। ठीक है, क्या है पढ़ते हैं। आधुनिक काले से देश के शक्तिशाली बोले मने करा হয় যে দেশের মাটির নিচে বিশাল পরিমাণে প্রাকৃতিক সম্পদ থাকে, যেমন কয়লা, খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, ইউরেনিয়াম, আকরিক লোহা বিশাল পরিমাণে থাকে। আমেরিকা, রাশিয়া, চীন এই প্রাকৃতিক সম্পদের কারণে शक्तिशाली होते पेरेছে। देखो हम लोग इसको बंगला में पढ़ लिए प्राकृतिक संपद के बारे में। मैंने इसके बारे में इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा बता दिया था, है ना। फर्स्ट पॉइंट में भी थोड़ा सा इसके बारे में जिक्र हुआ था। ये है क्या चीज अभी जानते हैं इसके बारे में। प्राकृतिक संपद मतलब होता है जो हम लोग का, सोचो कि मैंने जैसे बताया था कि हम लोग के यहाँ पे बहुत बड़ा जमीन है ना, विशाल आयतन है, तो ज्यादा बड़ा जमीन होने के कारण उसके नीचे क्या मिलने का संभावना रहता है, प्राकृतिक संपद। ये क्या होता है, मिट्टी के नीचे प्रकृति से जो संपद मिला है हम लोग को, है ना। जैसे कि प्रकृति से हम लोग को क्या क्या संपद मिलता है, प्रकृति में हम लोग को जमीन के नीचे क्या क्या मिल सकता है। मैंने जैसे बताया कोयला, प्राकृतिक गैस, है ना। उसके बाद में यूरेनियम, थोरियम, ये सब मिलता है। उसके बाद में क्या मिलता है, तेल सब मिलता है ना। तेल सब मिलता है, खनिज तेल कहा जाता है जिसको। ठीक है, तो हम जैसे कि ये सब मिलता है। तो अगर ये सब हम लोग का जमीन में बहुत ही ज्यादा पर्याप्त परिमाण में मिलेगा या ज्यादा मिलेगा, हम लोग का देश बहुत ही जल्दी तरक्की करेगा। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था, मिडिल ईस्ट के कंट्री सब, अरब, इराक, ईरान, दुबई, ये सब। दुबई सब जैसे मैंने बताया, वो क्या किया, वो अपना प्रकृति का संपत्ति तेल को ही निकाल निकाल के बेच के इतना अमीर हो गया है भाई, है ना, बहुत ही ज्यादा, है ना। सबका लगता है कि यार कभी लाइफ में एक दिन दुबई जा पाए, सब ड्रीम होता है ना। तो ये सब क्या कर, अपना प्रकृति का संपत्ति सब कोई बेच के अमीर हो रहा है ना। पानी भी वहां पे खरीद के पिया जाता है बहुत ज्यादा दाम में, सोचो। तो प्रकृति का संपत्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट का नाम है जलवायु। ठीक है, क्लाइमेट। ठीक है, ओके। तो हम लोग क्लाइमेट के बारे में जानते हैं। अब कहा गया है कि কোনো দেশের জলবায়ু সে দেশের শক্তি বৃদ্ধি ঘটাতে সাহায্য করে। যে দেশের জলবায়ু ভালো হয় সেখানে কৃষিকাজ, শিল্প, কলকারখানা উন্নত হয়। এইভাবে সেই দেশের শক্তিশালী হয়ে ওঠে, সেই দেশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। अच्छा, तो ये क्या है, जलवायु क्या होता है, क्लाइमेट। ये कैसे इंपॉर्टेंट है, एक देश को शक्तिशाली करने में क्लाइमेट कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता, बताता हूं मैं, ध्यान से सुनो। अगर देश का जलवायु जो है वो अच्छा नहीं हुआ, है ना, सोचो कि बहुत ज्यादा धूप आता है, हद से ज्यादा धूप होता है देश में, तो देश में अगर ज्यादा धूप हुआ, है ना, तो धूप होने के कारण फसल क्या अच्छा उगेगा, नहीं, फसल सब जो है वो धूप के कारण सारा फसल खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसके वजह से बहुत नुकसान होगा, है ना। बहुत ज्यादा धूप भी खराब हो गया हम लोग के लिए। अब सोचो कि बहुत ज्यादा बारिश होता है, ये भी खराबी होगा, है ना। बहुत ज्यादा बारिश होने से फसल सब नष्ट हो जाएगा, इससे भी नुकसान है ना। तो हम लोग का देश का जैसे जलवायु है, इतना अच्छा क्लाइमेट है ना, इतना अच्छा क्लाइमेट है, हम लोग हर एक ऋतु देख पाते हैं, है कि नहीं। अलग अलग ऋतु आता है हम लोग के यहाँ पे, सीजन्स वगैरह, है ना, विंटर से लेके समर से लेके सब कुछ हम लोग देख पाते हैं। तो ये क्या है, हम लोग का यहाँ पे जलवायु अच्छा है कि नहीं। तो अगर जलवायु अच्छा होगा, काम भी करेंगे लोग, है कि नहीं, ये चीज बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। 5 नंबर पॉइंट है सेना वाहिनी, मतलब फोर्स। ठीक है, ये कैसा होता है, पढ़ते हैं इसके बारे में। বর্তমানে যে দেশের কাছে বিশাল সেনাবাহিনী থাকে, যে দেশের কাছে ভালো জল, স্থল ও বিমান বাহিনী থাকে, সে देश शक्तिशाली হয় এবং शक्तिशाली बोले गण्य करा है। अच्छा, इसके बारे में बताता हूँ, सेना बाहिनी के बारे में बताता हूँ। अच्छा, जिस वर्तमान काल में, आजकल के दौर पे, है ना, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है कि जिस देश के पास में सेना बाहिनी अच्छा हुआ, है ना, वो देश शक्तिशाली होगा, है कि नहीं। अब बहुत ज्यादा अमीर होने से भी नहीं होगा, सिर्फ यार लूट लेंगे, है ना, बहुत ज्यादा अमीर होने से सिर्फ नहीं होता है, लूट लेंगे। सेना को कैसा होना चाहिए, हम लोग के यहाँ पे जैसे देखो, जल सेना है जिसे नेवी कहा जाता है, स्थल सेना है ना, आर्मी कहते हैं। उसके बाद में हम लोग का जल सेना, स्थल सेना, वायु सेना है जिसे एयरफोर्स कहते हैं, है ना। तो तीनों प्रकार के सेना है। तो कहा जा रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ऑब्वियसली देश में सिर्फ संपद होने से कुछ नहीं होगा, जनसंख्या ज्यादा होने से कुछ नहीं होगा, सेना को मजबूत होना पड़ेगा। तो देश को शक्तिशाली करने में सेना बहुत इंपॉर्टेंट
रोल निभाता है कि नहीं। हम लोग का सेना का नाम सुन के तो बड़े बड़े देशों का पैंट गीला हो जाता होगा, है कि नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि सेना वाहिनी क्यों इंपॉर्टेंट है ना। ये सब इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, 6 नंबर पॉइंट। याद रखना, ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं 2+6 से, मतलब अभी जो पॉइंट कर रहे हैं 6 पॉइंट लिखना ही पड़ेगा कम से कम, ठीक है। 6 नंबर पॉइंट का नाम है आधुनिक हथियार। ये कैसे लिखेंगे हम लोग? आधुनिक हथियार मतलब होता है कि प्रेजेंट जो सिचुएशन है इसमें नए नए टाइप के जो हथियार निकल के आए हैं, है ना, इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। ओके, पढ़ते हैं। मतलब বর্তমানে যে দেশের কাছে আধুনিক হাতিয়ার থাকে, যেমন বিভিন্ন পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র, मतलब होता है मिसाइल्स, ठीक है, टैंक्स, उसके बाद में युद्ध जहाज, आणविक बोमा বা পারমাণবিক বোমা, उसके बाद में है हाइड्रोजन बोमा থাকে, সে দেশ শক্তিশালী বলে গণ্য করা হয়, যেমন আমেরিকা, রাশিয়া, चीन, भारत। अच्छा देखो, आधुनिक हथियार के बारे में बताता हूँ। तो कहा गया है कि जिस देश के पास, है ना, आधुनिक हथियार होगा, देखो आर्मी वगैरह जो लड़ाई का हम लोग सब कुछ पढ़े है ना, आर्मी, सेना, ये सब, ये तो होना जरूरी है, ऑब्वियसली जरूरी है। लेकिन आजकल प्रेजेंट डे में ऐसे टाइप के जो हथियार निकल के आए हैं, है ना, यहीं पे रहोगे, एक बटन दबाया, है ना, मिसाइल्स जाके उड़ा दिया पाकिस्तान को। तो ये कैसे हो रहा है समझना पड़ेगा, है ना। तो ये न्यू जो हम लोग का अभी नया युग है, 21st सेंचुरी, इसमें नया नया हथियार आया है, इसीलिए तो ये हो रहा है। यहीं पे रहोगे आराम से, सिर्फ तुम लोग को क्या करना है, लोकेशन देना है, क्लिक किया, एक बटन, गया पाकिस्तान, मैप से गायब हो गया पृथ्वी का, है ना, वर्ल्ड मैप से गायब पाकिस्तान, एक बटन से, है कि नहीं। तो ये किससे हो रहा है? अभी का नया जमाने का जो हथियार सब है, इससे हो रहा है, ऑब्वियसली इसी से हो रहा है ना। ये है आधुनिक हथियार। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, हम लोग का फाइनल लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं, जिस पॉइंट का नाम है नंबर 7, ठीक है, যোগ্য नेता। तो যোগ্য नेता क्या है देखते हैं। বর্তমানে একটি দেশকে শক্তিশালী হতে গেলে সেখানকার প্রধান নেতাকে যোগ্য, পরিশ্রমী ও কূটনীতিতে দক্ষ হতে হয়। এই নেতারাই নিজের দেশকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলেন। রুজভেল্ট, চার্চিল, ইন্দিরা গান্ধী, जोसेफ स्टैलिन, माओ सेतुंग এরা নিজ দেশকে শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে গুরুত্বपूर्ण भूमिका पालन করেছেন। अच्छा, अब हम लोग क्या पढ़े इसके बारे में बताता हूँ। देखो, प्रेजेंट डे में सोचो कि सारे पॉइंट्स तुम्हारे पास थे, हम लोग के देश के पास सारे पॉइंट्स थे, है ना। लेकिन अगर एक जो नेता है ना, देश का जो हम लोग प्रधान बनाते हैं, सब कोई वोट देके जिसको प्रधान बनाते हैं, अगर उसको हम लोग सही नेता को नहीं चुनेंगे तो देश को कभी वो उन्नति की तरफ लेके जा पाएगा, कभी नहीं लेके जा पाएगा, है ना। तो इसीलिए हम लोग को एक योग्य नेता चुनना बहुत जरूरी है। ओके, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, योग्य नेता चुनना पड़ता है। तो ये देश को आगे लेके जाते हैं, है ना। योग्य नेता मतलब नेता जो है उसको पढ़ा लिखा होना चाहिए, ऑब्वियसली पढ़ा लिखा होना चाहिए यार, कूटनीति में दक्ष होना चाहिए, मतलब इंटेलिजेंट